नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से माइस एजुकेशन पर। अपन पढ़ रहे थे लेकिन वीडियो बीच में स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अपन ने एक्स निर्देशांक निकाल लिया था, सेंटर ऑफ मास का a/a/3 आया था। ठीक है, अब निकालना था अपने को y में अपन यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, √3a/6। अब इसको आगे ये सॉल्व करेंगे, तो आगे देख लो, √3a/6 को आप क्या लिखोगे, 2 × 3, यानी कि अगर इसको सही से लिखो आगे तो 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या जाएगा, a/2√3। क्या जाएगा, a/2√3। तो ये हो जाएगा अपने a/2√3। ये आ जाएगा अपना y निर्देशांक। अब इसको ही अपन स्थिति सदिश रूप में कैसे निकालें, स्थिति सदिश रूप में अगर मैं बोलूं इसको कि स्थिति सदिश रूप में कैसे निकालें, तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, R यानी कि R सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के स्थिति सदिश M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका R1 क्या होगा, M1 M2 M3 तो आपको पता है। R1 कैसे लिखोगे, देखो R1 देखो, ये M1 का स्थिति सदिश क्या होगा, R1, तो 0i 0j। वैसे के वैसे इसका लिखो, M3 का R3 क्या होगा, a,0 यानी कि ai 0j, और R2 वो कैसे लिखोगे, a/2i प्लस √3 a/2j। ये हो गया। अब इसको फॉर्मूला पुट कर दो, बात खत्म। R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 क्या है, 3 × R1 0i प्लस 0j प्लस ये 2 है, इंटू कितना हो जाएगा, a/2i प्लस √3 a/2j प्लस ये 1 है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, ai और 0j R3 अपन किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। किससे हो जाएगा, 6 से। और लास्ट में जब आप लिखोगे तो देखो ये वाला पार्ट तो क्या 0 हो जाएगा, 0i 0j का 3 से गुणा 0। यहाँ आप देखो 2 से 2 कैसे हो जाएगा, क्या रहेगा, ai और √3a j। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ai, तो कितना हो जाएगा, देखोगे आप तो 2ai, ये कितना हो जाएगा, ai यहाँ से आएगा और ai यहाँ वाला 2ai प्लस √3 a/2j, √3 a/2j अपन में क्या 6 है। देखो सॉल्व करोगे अलग अलग लिखोगे तो a/3 i, और इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, ये मतलब ये क्या हो जाएगा, ai प्लस ai 2ai, और ये भी 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, √3a रहेगा पीछे सिर्फ। ठीक है, √3a, तो √3/6, 6 को क्या लिखोगे, मैंने आज सॉल्व करवाया, 2 × 3, 3 को √3 × √3, तो कितना रह जाएगा पीछे, क्या हो जाएगा, a/2√3, a/2√3j। यह आ जाएगा R सेंटर ऑफ मास। ये आगे आपके स्थिति सदिश रूप में देख लो, a/3 a/2√3j। समझ गए, भले ही अलग अलग निकाल के आई और जे में पुट करो, या फिर इस छोटे से फार्मूले से भी निकाल सकते हो। समझ गए, तो ये तो हो गया आपके सेंटर ऑफ मास निकालना। अब मैं कुछ छोटी चीज़ और बताता हूँ।
अब देखो ये क्या लिखा मैंने, कंटिन्यूस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र। अभी जो अपने द्रव्यमान केंद्र निकाला वो किसका निकाला है, बिखरे हुए द्रव्यमान का। किसका था, बिखरे हुए, यानी कि 1 kg यहाँ पे, 2 kg यहाँ पे, 3 kg यहाँ पे, समझ रहे हो, वो बिखरा हुआ द्रव्यमान था, उसका द्रव्यमान केंद्र निकाला था। अभी अपन निकालेंगे किसका, कंटिन्यूस, लगातार, जैसे कि बोर्ड है, इस बोर्ड का द्रव्यमान कैसा है, लगातार है, ठीक है, इस बोर्ड का द्रव्यमान लगातार है। तो इस प्रकार से, तो उसको अपन 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो सममित और असममित, सममित और असममित, ठीक है। सममित मतलब ये मान लिया क्या होगी, चकती, चकती इंग्लिश वाले क्या बोल सकते हैं, डिस्क, ठीक है। ये रॉड है, छड़, ठीक है, इसमें द्रव्यमान मतलब लगातार है, इसमें द्रव्यमान क्या है, लगातार है, ठीक है। ये मान लिया कोई क्या है, लोहे की, ये भी किसकी भी मान लो प्लेट, ये क्या है, प्लेट है, तो इसमें भी द्रव्यमान क्या लगातार है, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इनके बीचों बीच, इनके बीचों बीच। क्यों, अगर आप इसको 2 पार्ट में बांटोगे, अगर ये 2 kg का है, 1 kg इधर जाएगा, 1 kg इधर जाएगा, ठीक है, मतलब द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, सममित है, सममित मतलब समान रूप से वितरित। तो मध्य बिंदु, यहाँ का भी क्या आएगा, मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु। तो इस टाइप की सममित वस्तु है, सिमेट्रिकल, तो सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, का द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल, मतलब कैसी, शंकु ले लो, शंकु, अब जैसे कि ये हाफ वलय हो गई या फिर हाफ डिस्क हो गई। डिस्क, डिस्क यानी कि डिस्क मतलब देखो, डिस्क मतलब चकती हिंदी में, और एक वलय को रिंग, ध्यान रखना, हिंदी में वलय, इंग्लिश में रिंग, हिंदी में चकती, इंग्लिश में डिस्क, ठीक है। ये कुछ भी मान लो, इसको आप भले रिंग मानो या फिर चकती मान लो। इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इनका बीचों बीच तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान ज़्यादा है, नीचे कम है, सममित नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं ऊपर होगा, जहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा है वहाँ आसपास, ठीक है। तो इनको कैसे निकालेंगे, समाकलन विधि से, जो अपने को नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, समाकलन विधि से। वैसे है तो बहुत काम का, लेकिन आपके इलेवेशन के हिसाब से काम का नहीं है, ठीक है। तो समाकलन विधि से इनका अपन कैसे निकालते हैं, समाकलन विधि से आपने निकाला भी होगा 12th में, ठीक है, 12th में, सॉरी 11th में, हाँ, दिस इज द पोर्शन ऑफ 11th। और इनका सिमेट्रिकल का क्या होगा, मध्य बिंदु। तो ये हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है रिगार्डिंग इसके सेंटर ऑफ मास के। आप लोग ये तो जो है सर सेंटर ऑफ मास कब खत्म होगा, कब मेन टॉपिक आएगा, भाई यही है मेन चीज़। यहाँ से जिस दिन से मैंने बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किया है वो मेन चीज़ ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ काम आने वाली है, ठीक है ना। ये वो अपना ब्लड पिंड गति की चैप्टर ही चल रहा है, ये समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की गति। सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास की गति, अरे भाई साहब द्रव्यमान केंद्र भी गति करता है क्या, ऑब्वियसली करता है, ठीक है। जब देखो एक निकाय को मानेंगे, ठीक है, यदि कोई निकाय मान ले, निकाय मतलब इसमें 2-3 द्रव्यमान ऐसे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उनकी अलग अलग गति का अध्ययन नहीं करके उन सभी का एक द्रव्यमान केंद्र निकाल लेंगे और उसकी गति का अध्ययन करेंगे तो उन सभी की गति का अपने को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए अपने को द्रव्यमान केंद्र की गति पढ़ना जरूरी है। तो अब देखो,
द्रव्यमान केंद्र की गति, वो कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, जैसे कि कोई निकाय है, ठीक है, इसमें m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, m3 द्रव्यमान है, ठीक है। ये निकाय क्या कर रहा है? पूरा गति कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरा गति कर रहा है। मतलब m1 भी कर रहा है गति, m2 भी कर रहा है गति, m3 भी गति कर रहा है। तो उनका सेंटर ऑफ मास किस हिसाब से करेगा गति? भाई इन तीनों का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास तो होगा, जैसे कि आपने निकाला पहले, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बोले यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। वो किस हिसाब से? अगर इसका विस्थापन इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो सेंटर ऑफ मास का विस्थापन कितना होगा? वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, अगर विस्थापन के फॉर्म में देखें, R सेंटर ऑफ मास, तो क्या जाएगा? m1 r1 m2 r2 ऐसे करके, m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अगर विस्थापन कितना होता है? R1, यानी कि स्थिति के फॉर्म में विस्थापन है, ठीक है। m2 का r2 होता है, m3 का r3 होता है, तो कुल जो सेंटर ऑफ मास का विस्थापन क्या होगा? वो इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। अब वेग का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 का वेग अगर v1 है, m2 का वेग v2 है और m3 का वेग v3 है, तो उनके सेंटर ऑफ मास का वेग क्या होगा? ये इस फॉर्मूले से देंगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। समझ रहे हो? ऐसे कैसे किसकी बात करेंगे अपन? एक्सीलरेशन की, यानी कि किसकी? त्वरण की भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन इससे एक चीज़ समझ लेते हैं पहले। चलो अपन इससे पहले एक चीज़, चलिए पहले मैं वही बता देता हूँ, उसके बाद वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अगर ए सेंटर ऑफ मास बात करें, ए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? त्वरण। ए यानी कि एक्सीलरेशन, आपको पता है विस्थापन 8 सेंटीमीटर, RC है मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी को पता है ना, ठीक है। तो अब देखो, m1 a1 m2 a2 m3 a3 अपन क्या हो जाएगा? m1 m2 m3। ये अपन लिखेंगे क्या? ए सेंटर ऑफ मास। समझ गए? यानी कि सेंटर ऑफ मास का त्वरण। तो अब देखिए, मैं आपको इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है, इससे चीज़, ये वी सेंटर ऑफ मास और ए सेंटर ऑफ मास, ये दोनों से कोई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दोनों से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो वी सेंटर ऑफ मास अपन ने कैसे लिखा है? m1 v1 m2 v2 m3 v3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और ए सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बात समझ रहे हो? v1 क्या है? m1 का वेग है, ये v2 m2 का वेग है। वैसे कि वैसे a1 m1 का त्वरण है। अपन ये फॉर्मूला किसका है? अगर इनका अलग अलग त्वरण और वेग, ये तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान के अंदर, उसका वेग और त्वरण क्या होगा। बात सिंपल सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब जैसे कि चलो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको क्या लिखा जाए, m1 a1 m2 a2 और m3 a3। अब देखो m इंटू ए आपको किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? m इंटू ए आपको किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं,
आपने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू क्या त्वरण, आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ए सेंटर ऑफ मास m1 इंटू a1 तो क्या हो गया, इसको मैं f1 मान सकता हूँ, f1 बल, ऐसे कैसे f2 बल और f3 बल हो गया अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को क्या लिख सकता हूँ, मास टोटल, यानी कि टोटल मास हो गया इस निकाय का। निकाय में अब 3 ही नहीं, जरूरी नहीं 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m टोटल, ठीक है, m टोटल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका f टोटल, f1 f2 f3। तो देखो f टोटल बराबर क्या आ जाएगा, m टोटल इंटू सेंटर ऑफ मास का त्वरण। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कोई वस्तु है, कोई निकाय है, ठीक है, इस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, एक बल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ठीक है। तो सभी बलों का मान कैसे निकालेंगे, यदि अपने को सेंटर ऑफ मास का त्वरण मालूम पड़ जाए, सेंटर ऑफ मास का त्वरण मालूम है कि सर सेंटर ऑफ मास का त्वरण इतना है, एक्सीलरेशन, तो उसको m टोटल, जो उसका टोटल मास है उससे गुणा कर दो, तो सभी बलों का योग आपको निकल के आ जाएगा। बात समझ गए, F टोटल इज इक्वल टू m टोटल इंटू ए सेंटर ऑफ मास, जबकि बल अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऊपर नीचे, कहाँ कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अपन को चाहिए कि सिर्फ ए सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो आपका द्रव्यमान केंद्र है इसका अपने त्वरण मालूम पड़ गया तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, F टोटल इज इक्वल टू m टोटल इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ऐसे कैसे बात करेंगे अपन किसकी, आपको पता तो है ना, यहाँ पे एक सॉरी द्रव्यमान अदिश राशि है, ठीक है, ए यानी कि जो त्वरण है वो सदिश है, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी क्या है, सदिश है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो m v1, m क्या है v1। अब देखिए आपने पढ़ा होगा p इज इक्वल टू mv, पढ़ा है, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो अब देखिए आगे, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, v सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेग, इसको p1 लिख सकते हो, इसको p2, इसको p3, अगर और भी ज़्यादा तो p4 वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन m टोटल, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, p1 p2 p3 सभी का संवेग मिला के क्या हो जाएगा, निकाय का कुल संवेग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p नेट लिखो, टोटल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे टोटल लिख दिया, यहाँ पे मैं नेट लिख देता हूँ, p नेट या टोटल बात सेम ही है। p नेट बराबर क्या हो गया, m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास, m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि यदि आपको किसी निकाय का संवेग निकालना है तो आपको उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग पता होना चाहिए। अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग पता है तो द्रव्यमान केंद्र के वेग को कुल द्रव्यमान से गुणा कर दो, वो आ जाएगा आपका संवेग का, सॉरी संवेग, कुल संवेग आ जाएगा। संवेग के ऊपर भी मैंने तीर लगाया, क्योंकि संवेग भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, वेक्टर मतलब कभी मैं पढ़ाऊंगा पूरा, तो वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है।
हम बहुत कुछ समझ, अगर वेक्टर समझ गए ना तो ये फोर्स वगैरह चीज़ें बहुत आसान हो जाती है उसके बाद, ठीक है। खास तौर पे इसका यूज़ किस में ज़्यादा काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें, ठीक है, और विद्युत धारा की दिशा वगैरह, उससे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको लेबरेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो ये ठीक है इतना, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पूरा, फिर अपन बात करेंगे किसकी, मतलब फिर अपन बात करेंगे दृढ़ पिंड गति की, यानी कि उस शब्द को समझेंगे, फिर उसमें जड़त्व आगुण पढ़ेंगे, बल आगुण पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। एक सवाल है अभी, एक सवाल है कि ये छड़ है, ठीक है, एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर एक बिंदु पे छड़ घूम रही है, छड़ क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है, किसी अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इसकी लंबाई कितनी है, छड़ की लंबाई, रॉड, छड़ की लंबाई कितनी है, एल है, छड़ की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है, चलिए स्मॉल एल मान लो, या फिर एल जो भी है, ठीक है, एल। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये छड़ ऐसे घूम रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे ये पॉइंट है, इसके चारों ओर छड़ घूम रही है, ये मेरा मार्कर जैसे जैसे नहीं घूम रहा क्या, ऐसे छड़ घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब कैसे घुमाऊँ मैं इसको, ठीक है, तो ऐसे घूम रही है, तो आपको क्या करना है, छड़ का संवेग निकालना है। किसका निकालना है, छड़ का। सवाल आपको देखने में थोड़ा अभी टफ लग रहा है, वो समझ में नहीं आ रही, अभी बताऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा चीज़। छड़ का संवेग ज्ञात करो, छड़ का संवेग ज्ञात करो। अब देखो, जहाँ तक आपने जो गति में चैप्टर पढ़े थे ना, जब संवेग पढ़ा था m × v, बल पढ़े थे, गति की एक कण, तो देखो उसमें आपने पढ़ा होगा, हर एक सवाल में ऐसा होगा, एक कण मतलब बिंदु द्रव्यमान कि मतलब उसी पॉइंट पे उसका सारा द्रव्यमान है, एक बिंदु द्रव्यमान। अपन जो भी पढ़े थे पहले, जो गति में आप जो पढ़े हो 11th में, उसमें आप ऐसे उस पूरा ठोस गोला वगैरह नहीं मान के एक बिंदु द्रव्यमान मान के पढ़ते थे। क्या करते थे आप, बिंदु द्रव्यमान मान के पढ़ते थे, यानी कि उसी बिंदु पे सारा द्रव्यमान था। लेकिन अब इस केस में उसी बिंदु पे द्रव्यमान नहीं है, तो L सेंटीमीटर लंबा है, उसमें अपन बिंदु द्रव्यमान मानते, जिसकी ना तो कोई चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ नगण्य होते हुए उस पॉइंट पे अपन द्रव्यमान मानते थे, वो बिंदु द्रव्यमान होता था। जबकि ये बिंदु द्रव्यमान नहीं है, ये तो छड़ है, ये और छड़ घूम और रही है, ठीक है। इसका संवेग निकालना है, इसका संवेग निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालोगे इसका संवेग, इस छड़ का संवेग ज्ञात करो, कैसे निकालोगे। आपको दिया हुआ क्या, सिर्फ लंबाई दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, लेकिन और हाँ, इसका मास कितना है, m। छड़ की यहाँ लिख लेता हूँ, छड़ की लंबाई, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल m। अब इसमें थोड़ा सा आपकी वर्तीय गति का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब देखो वर्तीय गति का कॉन्सेप्ट कैसे, अब देखो, अब जैसे कि ये छड़ है, ठीक है, ये छड़ है माना मैंने, अपने को क्या चाहिए, पहली बात तो संवेग निकालने के लिए m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेग चाहिए। जबकि अपने को दिया हुआ क्या है, कोणीय वेग दिया हुआ है। देखो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। बात समझ लो, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना थीटा एंगल वो करता है कवर। अब देखो, जब ये छड़ कोई भी घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे एक छड़ ऐसे पूरा
राउंड करती है, पूरा राउंड करती है ना, यहाँ से घूम के ऐसे आई, तो आप देखोगे कि ये वाला बिंदु, किसी छड़ का ये वाला बिंदु और इस वाले बिंदु पे, दो बिंदु पे गौर करो, ये वाला बिंदु भी घूम के, मान लो घूम के यहाँ आ गया, ये वाला बिंदु भी ऐसे घूमेगा साथ साथ, लेकिन सेम टाइम में, टाइम उतना ही लगा भाई, ऐसे घुमा रहे हो तो सेम टाइम में आ रहा है, भले ये वाला बिंदु हो, ये वाला बिंदु हो, सेम टाइम में घूम के अपनी जगह आ रहे हैं, लेकिन ये तो कितनी दूरी तय कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कम तय कर रहा है, ये वाला बिंदु, छड़ का ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, कम दूरी तय कर रहा है, छड़ का ये वाला बिंदु ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो कम दूरी तय कर रहा है मतलब इसका वेग कम होगा, ये ज़्यादा दूरी तय कर रहा है मतलब इसका वेग ज़्यादा होगा। तो अब देखो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, रेखीय वेग मतलब किसी भी पॉइंट पे छड़ घूमती है ना, तो ऐसे ऐसे वेग, यहाँ आ गई तो ऐसे वेग, लंबवत, यहाँ आ गई तो लंबवत वेग, ठीक है, ऐसे घूमने का लंबवत वेग क्या होता है, इस पॉइंट पे लगोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आएगी छड़ तो नीचे होगा, ठीक है, तो लंबवत वेग होता है छड़ के, लंबवत वेग। जबकि ये कोणीय वेग क्या होता है, ये तो थीटा, कितना थीटा बढ़ा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 30, 40, 50, 360 होते ही फिर से अपने पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 360 तो ये भी घूम रहा है, 360 ये भी घूम रहा है, मतलब इनका कोणीय वेग तो समान है, रेखीय वेग समान नहीं है, बात समझ रहे हो ना। इस बिंदु और इस बिंदु का कोणीय वेग तो समान है, ये भी कितना, अगर जैसे 10 मिनट में, सॉरी 10 सेकंड में काम पूरा किया, ठीक है, या फिर जो भी समय में काम पूरा किया, तो दोनों का क्या है, उतना ही थीटा किया कवर, उतने ही टाइम में, लेकिन जो पॉइंट ने दूरी तय की है वो अलग है। थीटा दोनों ने सेम किया है, तो थीटा दोनों ने सेम तय किया, मतलब क्या होगा, उनका कोणीय वेग तो समान होगा, लेकिन रेखीय वेग क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि दूरी अलग अलग तय की है, इसने इतनी की है जबकि इसने इतनी की है, तो दूरी तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। यानी कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा मैं आपको बता, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब जो सबसे बाहर वाला बिंदु होगा उसका रेखीय वेग ज़्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे आओगे रेखीय वेग कम होगा। इसका मेन पॉइंट का जो अक्ष है उसका रेखीय वेग 0, क्योंकि अक्ष थोड़ी ना कहीं मूव कर रही है, उसी पॉइंट पे है, लेकिन अक्ष से थोड़ा सा आगे भी बढ़ोगे तो उसका वो मूव कर रही है, यहाँ से घूम के, ये तो यहाँ का है पॉइंट है, उसका रेखीय वेग 0 है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा बन जाता है। तो अब देखो इसी विधि से, तो V इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आप सभी को पता है, सेंटर ऑफ मास का ये छड़ है, सममित है, बीचों बीच होगा, यानी कि L/2 पर, कहाँ पर होगा, L/2 पर। तो अब अपने को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का वेग, तो V सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, L/2 इंटू ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, L/2 इंटू, ये ज़्यादा होता है लंबाई, इसलिए रेखीय वेग ज़्यादा होता है, यहाँ लंबाई कम होती जाती है, रेखीय वेग कम होता जाता है, तो V सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये देख लो, ओमेगा इंटू L/2, ठीक है। तो देखो P टोटल, P कितना आ जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, M ओमेगा L/2, ये निकल के आ गया संवेग, यानी कि M ओमेगा L/2। तो देखिए कितना दमदार कॉन्सेप्ट है, चीज़ें समझने की है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इनको अपन बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ते तो और भी ज़्यादा मजा आता, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। अपने को लैब असिस्टेंट पास करना है, ठीक है, JEE पास नहीं करना या फिर नीट पास नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा जड़त्व आघूर्ण। सो थैंक यू सो मच। अपना द्रव्यमान केंद्र वाला चैप्टर पूरा हो गया है, अब हम जड़त्व आघूर्ण ही पढ़ने वाले हैं। थैंक्स।